कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी रूह कांप उठती है। जब पति पत्नी यानी जेसन और बैथ अपनी बेटी जोई के साथ बातचीत में मसरूफ होते हैं, तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब दोनों घर से बाहर निकलकर देखते हैं कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे होते हैं, जैसे मानो आसमान जमीन पर आने वाला हो। अब यहाँ दोनों ने देखा कि उनके पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं, जिस पर जेसन उससे घर छोड़कर जाने का वजह पूछता है, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में थे। पास खड़ा उसका लड़का जेसन से बताता है, मेरे पापा के एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जहां उनसे पता चला है कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहां उस बच्चे की माँ आ गई और उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगी। जेसन ने उससे पूछा, आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? जिस पर इस बच्चे की माँ ने कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितना हो सके उतना दूर निकल जाओ। यह सुनकर जेसन और बेथ बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर ले जाने लगता है, मगर थोड़ी ही दूर जाने पर ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है और साथ ही आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर पहरा दे रहे हैं। जहाँ ये खुलासा होता है, शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वापस अपने घर लौट जाओ। लेकिन यह बात सुनकर जेसन को कुछ अजीब लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने दिया जा रहा है। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनकी कार पर आ गिरा, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और देखते ही देखते पहाड़ के पीछे से 2 फाइटर जेट्स शहर की तरफ बढ़े। फिर वो फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। अब बेथ को फौरन समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है, जिसके बाद सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। वहीं जेसन और बेथ जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। हालांकि ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स बम गिराने लगे। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान बच गई। मगर इनके लिए हैरानी की बात यह थी कि आखिर ये कौन सा वायरस था कि गवर्नमेंट को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, बस उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो बंकर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात यह थी कि आखिर ये लोग यहाँ कब तक जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। अच्छी बात यह थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। वो दोनों इस बात को लेकर भी घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर भी अटैक न कर दिया हो, मगर अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को सेफ बनाना था ताकि ऊपर बंकर का दरवाजा कोई खोल न सके। फिर जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा, खाना पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में वो ताश खेलते। बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। अब जोई यहाँ अपने पिता से पूछती है, हमें यहाँ और कितनी देर रहना है? लेकिन जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उसने अपनी बेटी से बस यही कहा कि जब वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। और साथ ही वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर बाहर की दुनिया उससे इमेजिन करवाता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और दिन महीनों में बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ इस बंकर में 300 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे ये पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। यह सब देखकर जोई को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। लेकिन बेथ उसे दिलासा दिया, तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हैं। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय हो चुका था। उनके पास अब खाना भी कम बचा हुआ था, इसीलिए वो तीनों थोड़ा सा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जब जोई टिन का डिब्बा खोलती है तो उसने देखा कि टिन का डिब्बा अंदर से खाली है। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था, यानी कि कोई तो था जो इनका खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। बेथ ने सारी बची हुई डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि ये उनके हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया है। अब अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ खेल रही होती है तभी पीछे से हल्की सी आवाज आती है जो एक चूहे की थी जो खाना चुराने फिर से आया था। अब जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो चूहा जेसन के वार से खुद को बचाते हुए निकल भागा और टेबल पर रखी लालटेन को भी गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था तभी बेथ ने चूहे को मार दिया। वो सब चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लालटेन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगती है। अब जेसन दौड़कर उस लालटेन को बंद करने लगता है, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म था जिससे जेसन का हाथ जल गया और जल्द ही लालटेन का शीशा फटने पर पूरे टेबल पर आग लग गई। बेथ
ने पर्दे की मदद से आग बुझाने की कोशिश की और जेसन भी नल से पानी निकालकर आग पर डालने लगा। जैसे तैसे करके उन दोनों ने उस आग को बुझा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था और वो धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि ये धुआं उनका वहां होने का ठिकाना जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोककर बैठे थे। अब जेसन ने कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा ले और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। अब अगली सुबह उन्होंने खुद की तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का बादल उठा हुआ था। यह देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। तभी बेथ ने कहा, अगर धुआं उठा है तो उस पास राख भी जमा हुआ होगा, जिसकी जांचबीन करते हुए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसलिए अब हमें राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद जेसन और बेथ ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी से कहा, बाहर से चाहे तुम्हें आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। जिसके बाद दोनों ने बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई थी। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो वो दूरबीन से बाहर के हालात देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। अब जोई जोर से चिल्लाकर दोनों को पीछे देखने को कहा, लेकिन उनके बीच दूरी होने से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। अब घबराहट में जोई अपने डर को भूल गई और सीढ़ी से चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे। जिसके बाद जोई जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारने लगी। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। अब उनके जाते ही ये लोग तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जिसके बाद जेसन ने बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध लिया। लेकिन तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो और ये तीनों भी आहिस्ता कदमों से बंकर के दरवाजे से दूर जाने लगे। और शायद अब तक ऊपर जो भी था उसे भनक नहीं लगी थी कि नीचे बंकर में कोई है। लेकिन तभी जोई के हाथ में जो गुड़िया थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस जाती है और उसी पल तेजी से गुड़िया के अंदर से आवाज आने लगती है। जेसन ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर स्पीकर को तोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज थी उसे उनकी भनक लग चुकी थी। अब अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर कदमों की गूंज सीधा बंकर के दरवाजे के ऊपर रुक गई। यानी कि उस चीज ने उनका ठिकाना ढूंढ ही लिया था और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह बंकर के ढक्कन को जोर जोर से धकेल रहा था। हालांकि वह दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उस चीज की ताकत के सामने वह जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। यह देखकर जेसन को पता चल चुका था कि दरवाजा अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसलिए वह तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। यहाँ बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर चेन खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा था। इसी बीच दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया, जिसकी आंखें एक बल्ब के जैसी चमक रही थी, जैसे उन तीनों की मौत ऊपर से उनको देख रही हो। जेसन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह पीछे गिर पड़ा। फिर जल्दी से वह पाइप फंसाकर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन जेसन का शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर्स थे, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। वह पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ जाता है, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था। अब थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगती है। ये तीनों समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है और ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिससे वे लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन वे राक्षस भी उनके पीछे चलते आ रहे थे। फिर बेथ ने लैंप फेंककर उनके और अपने बीच पर्दे में आग लगा दी और अलमारी से रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वे सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगे, पर वे लोग जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जोई को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जेसन को यहाँ से निकालना था। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली, जिसके दर्द से वह तेजी से चीखने लगा। अब बिना समय गंवाए पूरी ताकत से बेथ जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक विशाल जीव उसके पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जेसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा, जो भी हो जाए जोई को कुछ नहीं होने देना। और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनका सामना करने लगता है। इधर बेथ अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वह काफी दूर आ गई थी। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे शहर तक जाता था अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह हेलीकॉप्टर ऊपर से उन पर तेज स्पॉटलाइट डालता
चलता है। अब ये दोनों जैसे ही वहाँ से भागने वाले थे तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा जिसमें ये दोनों फंस गए। बेथ ने जाल के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम चलता है। ये जो बंदूक थामे लोग थे जिन्हें हम राक्षस समझ रहे थे, यह असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये मिलिट्री के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही आंखें जिनकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। ये सारा राज आपको आगे की थोड़ी सी बची हुई स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा। अब बेथ और जोई दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसका मतलब था कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा है। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा से फैलता था। हालांकि इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट नहीं था। इसलिए इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। खैर, अब बेथ उनसे कहती है, मेरी बच्ची को जाने दो। लेकिन जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं तो वह पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया जेसन था। इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसके चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। साफ दिख रहा था कि वह अब पहले वाला जेसन नहीं रहा। वह सोल्जर्स पर टूट पड़ता है और उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वे सोल्जर बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो वे दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर से लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी और एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। अब बेथ ने उसे शांत किया, जिसके बाद वह नॉर्मल हो गई। वहीं दूसरी तरफ जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया, जिसके बाद बेथ अपनी बेटी के साथ कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गई। तभी वहाँ एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोसी का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वह लड़का उन्हें एक टनल में ले पहुंचा जहाँ उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छुपे हुए थे। असल में वहाँ उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वे सभी अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। यह वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। यह वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता जब वह डर जाता या फिर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था और वे लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वे खुद राक्षस थे। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आज सिनेमा हब को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।